नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं पंकज पचौरी। ये हमारे तरुणाई के समय से मित्र हैं और ऐसा कुछ संयोग रहा कि पत्रकारिता में जब ये गए तो इनके पीछे पीछे मैं भी लगा रहा और खैर इसके बाद ये हिंदुस्तान से बाहर बीबीसी में चले गए। ऐसा संयोग रहा कि मैं एक व्यापार के सिलसिले में गया, फिर वहां मुलाकात हुई, बहुत लंबा वो रहा। फिर ये लौट के एनडीटीवी में आए और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब को मीडिया की के लिए सलाह देते रहे उनके पूरे कार्यकाल में। और आर्थिक मामलों पर एक कार्यक्रम करते थे एनडीटीवी में, एक बार मुझे भी मौका उसमें दिया था। आज मेरे पास मौका है कि आर्थिक मामलों पर पंकज पचौरी जी से मैं सवाल करूं और कुछ जानने की कोशिश करूं। हमारे हिंदी के जो दर्शक हैं सत्य हिंदी के, उनको लाभ होगा इससे। बहुत सी जानकारियां, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिनकी जरूरत समाज में, हिंदी समाज में तो खासकर है, चूंकि हम अ, जानकारी और नॉलेज के सेक्टर में हमारे अपने ही देश के दक्षिणी राज्यों से और अन्य राज्यों से काफी इस मामले में हम अपना कह सकते हैं कि हम पीछे हैं और हमें बहुत जरूरी है कि इन मामलों पर हमारा हस्तक्षेप ज्यादा हो। तो पंकज जी, आपका स्वागत है, बहुत आनंद आ रहा है। आपसे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा मैं इस कार्यक्रम में हमेशा करता हूं, कि मैं मेहमान को उन्हीं को ओपनिंग करने के लिए कहता हूं कि आज की जो हमारे देश की आर्थिक हालत है, जो चैलेंजेस हैं और जो हमारा आर्थिक ढांचा है इस समय, वो कितना जन निरपेक्ष है या जनता और उसके सुख दुख के लिए वो कितना गंभीर है, उसकी जो नीतियां हैं वो उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रभावित कर रही हैं, इन सब पे थोड़ा सा ओवरलुक आपका हम लोगों को मिल जाए। उसके बाद मैं सवाल अपने शुरू करता हूँ। तो आज की आर्थिक हालत पर देश की आपकी क्या आपका नजरिया क्या है, जरा सा ये हमारे दर्शकों को बताएं पहले। पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शीतल जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। और जो आपने बात कही कि हिंदी जो क्षेत्र है उसमें आर्थिक मामलों पर बहुत कम लोग मिलते हैं बोलने वाले। और मेरी ये बड़ी कोशिश रही है कई सालों से कि आर्थिक मामलों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला करके उनसे बातचीत की जाए और उन पे बात की जाए, क्योंकि हमारा जो हिंदी भाषी जो भारतीय है उसको सिर्फ अपनी जो इमीडिएट चीज़ें हैं कि खर्चा क्या है, टैक्स कितना देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें इससे लेना-देना होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बड़े परिप्रेक्ष्य में होती हैं, जिसकी कि हमारे पास में एक अच्छी अभी हिंदी में जो है उसके शब्द तक हमने अभी नहीं गढ़े हैं। जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद बोलते हैं हम जीडीपी को, उस तरह से बात है। तो जी इस जी। समय आपने पूछा कि क्या हालात हैं? हालात ये हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनके बारे में ये बड़ी चर्चा गर्म है कि वो प्रधानमंत्री के दफ्तर को जॉइन करने वाले हैं उनके सचिव की तरह। और ये इस तरफ एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है और इशारा है कि देश की आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। अगर आपको रिज़र्व बैंक के जैसा कि मैं आपको बताऊँ मनमोहन सिंह जी के ज़माने में हुआ था जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो एक पुराने आरबीआई गवर्नर मनमोहन सिंह को नरसिम्हा राव ने बुलाया था कि भाई आप जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पकड़िए और इसको ठीक कीजिए। और उससे पहले चंद्रशेखर जी ने भी, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, ये उन्होंने उनको वहाँ से बुलाया था जब वो जिनीवा में थे कि आप यहाँ वापस आइए और देश की जो स्थिति है उसको ठीक कीजिए। तो उन्होंने वो कोशिश की और देश की स्थिति हमारी काफ़ी ठीक-ठाक हो गई थी। हम लोग बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में आ गए थे। 8 साढ़े 8 फ़ीसदी हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो कोई 8-9 साल तक लगातार बनी रही। पिछले जो लास्ट उनका साल था, पिछला आखिरी जो साल था उसमें थोड़ी वो कम हुई, लेकिन वो एक ग्रोथ हमारी बनी रही। और कहा ये जा रहा था कि अगर यही ग्रोथ जो है अगले 10-15 साल और बनी रहे 8 साढ़े 8 फ़ीसदी के बीच में, तो हिंदुस्तान जो है एक वो लोअर पुअर जो लोअर इनकम ग्रुप से ऊपर थोड़ा हट के मिडल लोअर ग्रुप में आ जाएगा। यानी कि हमारी जो जी। पर कैपिटा इनकम है वो 10-12 हज़ार तक पहुँच जाएगी। इस समय स्थिति ये है कि 2012 से अब तक अगर आप उठा के देखें तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ है, वो 2012 से भी इस समय कम है। अगर अच्छा। हम ग्रॉस कैपिटल
जो फॉर्मेशन देखें कि जो पूंजी जो इकट्ठी होती है जिससे कि कंपनियां बनती हैं, आगे चलती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं, वो जीसीएफ जिसे हम कहते हैं, वो भी अभी बिल्कुल कम है। और अब सबसे बड़ी बात ये है जिसका कि लेना देना हर एक व्यक्ति से है इस मुल्क के, वो ये है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन के जो आंकड़े हैं, वो इस समय जो हैं 2012 से भी कम है। आप समझ सकते हैं 2012 से लेके अब तक हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर हमारी जनसंख्या बढ़ती जाती है। और 12 साल में जो हुआ, जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ी है, उसके बावजूद जो कंज़म्पशन जो है, उसके आंकड़े लगातार जो हैं, वो नीचे गिर रहे हैं। मैंने आज ये ट्वीट भी किया है और देखते हैं कि इस पे क्या असर होता है लोगों का, और मैंने बधाई भी दी है सत्यकांता दास जी को उनकी नई जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में। तो ये एक स्थिति है। पिछले 12 साल से हम एक भजन मंडली फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखते आ रहे हैं। और भजन मंडली का मतलब मैं सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, उसमें ये है कि आप इस बात का कीर्तन करते रहते हैं, मजीरे बजाते रहते हैं कि हम सबसे आगे चले गए, हम 4 नंबर पे आ गए, हमारी जो इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर की होने वाली है, या हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है और ये सब चीज़ें हैं। ये जो इसका समय अब खत्म हो गया है। और वो इसलिए कि अब आपको मालूम पड़ रहा है कि वास्तव में हमारी जो ग्रोथ है, वो म्यूटेड, डीएसपी मेरिल लिंच जो है, उसने ये बोला है कि ग्रोथ जो है वो पिछले 3 साल से म्यूटेड है। कम ही नहीं हुई है और लगातार नीचे जा रही है। एक इसमें सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात इसमें ये हुई कि जो हमारा इस समय जो टोटल हम मार्केट जिसे जाकर के हम बाहर बेचते रहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह-वगैरह की बात करते हैं। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि कामकाजी लोगों की जो जनसंख्या है, उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। कोई यही लोग काम करते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, खेत में मज़दूरी करते हैं और इससे देश की जीडीपी बढ़ती है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का कुल सार इस समय ये है कि 2018 में हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड शुरू हुआ और 2055 तक तो वो चलेगा, जिसमें कि 18 से समझ लीजिए 25-7 साल हमने गँवा दिए हैं और उसका कोई भी असर देखने में नहीं आ रहा है। पिछले 7 साल में डेमोग्राफिक डिविडेंड का कोई असर देखने में नहीं आ रहा है, चूँकि हमारी आर्थिक नीतियाँ इतनी खराब हैं कि हम कैपिटल नहीं बना पा रहे हैं और कैपिटल को उसको हम डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके ऊपर वो लगातार कम हो उसका हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग का हमारी जी। जीडीपी में। और हम ये सोच रहे हैं कि यूपीआई पर जो पेमेंट हैं, 172 बिलियन कभी, 170 बिलियन कभी, कि इसको दिखा करके हम ये कह देंगे कि भई हमारा देश जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको आगे बताऊँगा इस समय हालात देश में क्या हैं, कि हमारा देश जो है वो मेक्सिको के बराबर है, कि बांग्लादेश के बराबर है, कि पोलैंड के बराबर है, इसकी भी हम चर्चा अभी कुछ देर में करेंगे। लेकिन इस समय हालात ये है कि दुनिया को अब ये मालूम पड़ने लगा है कि जो भी हमने ये ढिंढोरा पीटा दुनिया भर में कि हम बहुत ही अच्छी एक स्थिति में हैं, हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से चल रही है और अब बस थोड़ी दिनों की बात है और हम चीन को पछाड़ने वाले हैं वगैरह-वगैरह। उसका जो कलई है, वो अब खुलने लगी है और सब लोगों को मालूम पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा असर आपने देखा होगा कि नए जो राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान को अब लेना शुरू किया है, अभी उन्हें 1 महीना हुआ है आए हुए और 1 महीने में उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी कर दी हैं, जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो वो विश्व गुरु बनने का और विश्व में एक बड़ा लीडर करने का, विश्व को नेतृत्व देने का जो हमारा सपना था मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, वो अब एकदम से बिखर रहा है। आपने ये चूँकि इनकी बात छेड़ दी तो मैं पहले इन्हीं से के बारे में कह दूँ। भारत और अमेरिका के साथ व्यापार में भारत थोड़ा सरप्लस स्थिति में था। 28-30 बिलियन का सरप्लस हमारे पास था। लेकिन अभी जो हमने टैरिफ रिड्यूस करने का अपनी ओर से उनको एक तरह से गाजर दिखाने की कोशिश की है हमारे नीति निर्धारकों ने, और प्रधानमंत्री इसकी जाके वहाँ घोषणा कराए हैं। ये भी अभी खबर आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अगर उनका इंपोर्ट होगा तो वो ड्यूटी 110% से 15% हम करने जा रहे हैं। यानी हम टेस्ला को भी यहाँ हमारे बाजार में दाखिल होने की दावत दे रहे हैं, जिस जिस फैसले से निश्चित ही चीन की कंपनियां भी जो इस मामले में टेस्ला को सारी दुनिया में चुनौती दे रही हैं और पछाड़ रही हैं, सच्चाई है, वो उनसे पहले और उनसे ज्यादा मात्रा में आएंगी, चूंकि उनके दाम वगैरह कम है।
और ये सब होगा। तो इससे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बाजार अमेरिका का था जिसमें हम सरप्लस में थे, उसमें भी आने वाले साल में ये जो सरप्लस की पोजीशन है, चूंकि ट्रंप इस पे एम्फेसिस भी बहुत कर रहे हैं और बार बार इसको कह भी रहे हैं, तो ये अंतर जो है ठीक नहीं है। और टैरिफ वगैरह में जो वो घटाने की या बराबर करने की बात कर रहे हैं, उससे वो संतुलन लाना चाहते हैं कि ऐसा न रहे। चीन से हम वैसे ही लगभग 100 बिलियन के आसपास सालाना मतलब घाटे में है। तो ये दो बड़े बाजारों में से एक अगर ये भी हमारा घट जाएगा, तो हमारा जो भी अर्थव्यवस्था में बाहर से आने वाली स्थिति है, उसमें तो मुझे लग रहा है कि हम और कठिनाई में होंगे आने वाले वर्षों में। जी, मैंने आपसे यही कहा कि वो कलई जो है वो खुल रही है धीरे-धीरे, उसका ये असर है। जिस ट्रेड सरप्लस की आप बात कर रहे हैं अमेरिका के साथ में, उसमें अगर आप उठा के देखेंगे, तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। 300 मिलियन का आपके पास में जो है, वो एक्सपोर्ट है गाड़ियों के लिए। पूरी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, बड़ा बोरिंग हो जाएगा लोगों के लिए। लेकिन फिर हुँ। भी चूँकि बात चली है तो मैं बताऊँगा। उसमें आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं और ऑटो जो है और ऑटो में भी जो टू व्हीलर हैं, उनको अगर निकाल दीजिए तो हमारा कोई ट्रेड सरप्लस नहीं है। अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड सरप्लस का सबसे बड़ा जो राज है वो ये है कि हम जो रूस का पिछले दिनों में तेल खरीद रहे हैं और वो किसी और रास्ते से अमेरिका पहुँच रहा है, उसका सरप्लस है बस। बाकी ओह! चीज़ों में जो सरप्लस है, आप समझ सकते हैं कि कोई कहीं पर 4 बिलियन है, कहीं पर बहुत कम है। तो 30 बिलियन हम जो दिखा रहे हैं, ये वैसी कोई हालात नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं जिस पर कि बहुत नाराज़ हैं श्री अ, अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, कोई बात चल रही है। बता दीजिए, बता हमारा दीजिए। एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ़ 37 मिलियन का है, कार्स का, 37 मिलियन। अब समझ लीजिए 4 ट्रिलियन समझ की हम गया। इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बात करें। जी, जी। मोटरसाइकिल का थोड़ा-सा अच्छा है, 2 बिलियन की हम 2.5 बिलियन की मोटरसाइकिल उनको बेचते हैं। उनकी जो मोटरसाइकिल है वो हम खरीदते नहीं है, उसपे हमने 40% वो लगा रखा है हार्ली डेविडसन पे, तो उससे वो ट्रम्प बड़े नाराज़ हैं और नहीं, अब वो तो कम सिर्फ कर दिया। अब उसपे हमने अब 30 कर दिया, घटा दिया अभी। जब गए थे तो 30 कर घटाते दिया हुए गए लेकिन थे। सुनिए, अगर उन्होंने ये कहा कि जितना आप लगा रहे हैं उतना हम लगाएँगे तो अभी भी बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बड़ा वो लंबा हो सिर्फ जाएगा। जो है 2.5% लगा रहे हैं मोटरसाइकिल। ठीक है? इसके बाद देखिए टेक्सटाइल जो हमारे हिसाब से बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट हमारा होता है, 9.7 बिलियन का है, जिस पे कि हम 8 से 9% जो है वो लगाते हैं। टैरिफ। जो जो टैरिफ है। लेकिन हाँ। हिंदुस्तान में जो इम्पोर्ट हो रहा है उनका कपड़ा, उस पर हम 24% लगा रहे हैं। तो उन्होंने अगर हाँ। 24% कर दिया तो समझ लीजिए इसका जो असर है और 12% भी कर दिया 8% से, तो इसका जो असर है, वो हमारे टेक्सटाइल उद्योग जो कि हमारा दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है रोज़गार देने का, उसके ऊपर औ क्या पड़ते हो। एथेनॉल की हम बात कर रहे हैं कि हम ज़ीरो कर देंगे, एथेनॉल तो हम खरीदते ही नहीं है अमेरिका से। मेडिकल डिवाइसेज़ हैं 4 बिलियन डॉलर के आस-पास, जिसमें कि हम 2 से 2.5% अमेरिका का है, हमारा जो है वो कोई 7% के आस-पास है। फार्मास्यूटिकल ये बहुत बड़ी चीज़ है और यही उसमें एक हम एरिया है थोड़ा-सा। जी। हाँ, ये एरिया जो है इसमें कोई 9 बिलियन का हम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और 400 मिलियन का हम इम्पोर्ट करते हैं, जो विशेष दवाएँ वगैरह हैं अमेरिका से आती हैं। इसमें जो समझ लीजिए कि आप 6% का अमेरिका लगाता है और 10% का हम लगाते हैं। अगर इसको बराबर पे ले आए तो ये हो जाएगा। सबसे बड़ा जो मामला है वो टेलीकम्युनिकेशंस का है, वो भी सिर्फ़ एक कंपनी की वजह से आईफ़ोन। आईफ़ोन क्योंकि हम बना करके एक्सपोर्ट करने लगे हैं अमेरिका को, उसकी वजह से कोई 17 बिलियन जो है मोबाइल फ़ोन्स और इक्विपमेंट जो है, उसका वो है, जिस पर कि उनका जो वो है वो ज़्यादा है। इम्पोर्ट ड्यूटी जो उनकी है 37.5 माफ़ कीजिए, 37.5 जो है वो यूएस टैरिफ है, हमारा 10-20 के आस-पास है, क्योंकि वो पैसे इसलिए ज़्यादा बनाते हैं कि वो यहाँ पर सस्ता बनवाते हैं उसी आईफ़ोन को और वहाँ पर अमेरिका में उसे वो महँगा बेचते हैं। तो उनका ये उससे वो फ़ायदा टैक्स, हाँ, उनका रेवेन्यू पूल में वो हेल्प करता है। देखिए, अमेरिका वो साफ-साफ कह चुके हैं, हम अमेरिका से डील नहीं कर सकते, खासकर ट्रंप के अंदर, क्योंकि अब तक हम ये करते थे कि हम गुपचुप डिप्लोमेसी के ज़रिए ये काम किया करते थे। अब वहाँ पर जो भी बात होती है, प्रधानमंत्री बात करके आते हैं बंद कमरे में और ट्रंप साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको ज़ाया कर देते हैं।
सबको बता कि मैंने देते। मोदी साहब को ये बोल दिया, यूएस एड पर मैंने इतने पैसे दिए और बोला माय फ्रेंड मोदी टेक्स कितना मिलियन जो है वो पैसा वो है। तो ये तो अब ये भयानक किया उसने। डिप्लोमेसी नई तरह की दुनिया है जिसमें कि आपके पास कोई राज नहीं है। हम्म। आपके पास कोई राज नहीं है और कोई राज आपके पास में नहीं है, इसलिए आपको अब आगे चल के ये भी बताना पड़ेगा कि आप अगर अमेरिका ठीक करता है, तो आप रूस से पेट्रोल लेना बंद करते हैं या नहीं करते हैं। जिसका कि बड़ा हम्म। फ़ायदा हिंदुस्तान की जो प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं और सरकारी कंपनी है, उनको पिछले दिनों में हो रहा है कि आप कितना सस्ता लेकर के और उसे महँगे में बेच रहे हैं, कल को ये भी हम्म। बात सामने आएगी। क्योंकि ट्रम्प जो हम्म। है वो बिज़नेसमैन है। मैं आपको हम्म। बताऊँ सिस्टम मैंने देखा हुआ है, इलेक्शन मैंने कवर किए हुए हैं पुराने, कि वो हम्म। उनके साथ जो खाना खाने आते हैं डिनर पे, उनसे वो $10,000 ले लेते हैं। तो ओ। ऐसी दुनियाबाज़ी जो है वो हमने नहीं देखी, हम नहीं करते। तो वो उस तरह के एक बिज़नेसमैन हैं अमेरिकन हिसाब से, उनसे डील करना बड़ा मुश्किल है। एक तो बात ये हो। दूसरी बात तो ये है कि उनके ट्रम्प के जो इस समय वो बने हुए हैं सिपहसालार, श्री हम्म। इलॉन मस्क, वो हम्म। उनसे भी 2 हाथ आगे हैं। क्योंकि वो हम्म। तो जिसे कहते हैं ना वो कि तो शुद्ध व्यापारी है। शुद्ध शुद्ध व्यापारी। व्यापारी है, हाँ। तो उसमें हमारा ये जो एक बनियाबाजी चल रही थी हिंदुस्तान की कि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो अब सबको मालूम है। अभी-अभी रिपोर्ट आई है 2-3 मैं आपको बताता हूँ। इंडस वैली हम्म। ब्लूम करके कंपनी है जो जी। कि कैपिटल वेंचर है और वेंचर कैपिटलिस्ट उनकी वो है। वो नए-नए तमाम स्टार्टअप्स जो इंडिया है उनको वो इन्वेस्ट उसमें करते हैं। तो उनके आंकड़े सुन लीजिए जो कि जी। उनके बिज़नेस के हिसाब से काफ़ी मायने रखते हैं। और उनकी जी। जो कमेंट्री है वो भी सुन लीजिए। 188 पेज की रिपोर्ट है, मुझे पढ़नी पड़ी, मुझे आपसे बात करनी थी इसलिए। और सॉरी यार। उस नहीं, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि उनका कहना ये है कि इंडिया जो है उसमें 30 मिलियन यानी 3 करोड़ करोड़ हाउसहोल्ड जिसे हम कहते हैं, घर, वो 3 ऐसे करोड़ हैं घर। हाँ, कि जिनकी इनकम $15,000 से ज़्यादा है। ठीक। और 7 करोड़ ऐसे हैं जिनकी कि 3 से $3,000 डॉलर प्रति व्यक्ति उनकी वो है। तो इसको समझ लीजिए। इनकम। इसके बाद उन्होंने दूसरे आंकड़े भी दिए हैं, जैसे कि बर्नस्टाइन कंपनी है, उसके भी आंकड़े उन्होंने दिए हैं, जिसमें उसमें तो साफ-साफ ये कहा गया है कि जो हिंदुस्तान का पूरा जो बाज़ार है, जिसे हम 144 करोड़ हिंदुस्तानी और 144 करोड़ हिंदुस्तानी को हम अब कंज़्यूमर कहने लगे हैं, उपभोक्ता है। हम अपने मुल्क के लोगों को उपभोक्ता कह के बाहर बेच रहे हैं। तो उस एक सेकंड, इसमें इसमें शायद उन्होंने ये बताया कि 70% लोग हमारे जो हैं वो तो इस मैं आ रहा हूँ, बहुत मैं सारी उसी चीजों पे आ की रहा हूँ। खरीदने से बाहर हैं। हाँ। मैं जी। आपको उसी बता रहा हूँ कि जिस जी। हिंदुस्तानी को आप बाहर उपभोक्ता की तरह बेचते हैं, अपने नागरिक की तरह नहीं बेचते, उपभोक्ता ये मेरा मार्केट है, आइए, हाँ। आपका हाँ। स्वागत है। तो उसका हाल ये है कि उसमें से कुल 1 बिलियन 100 करोड़ लोग, उनकी जो आय है, वो 1000 पर पर्सन है। $1000 पर पर्सन जो कि यूनाइटेड नेशन सालाना का पॉवर्टी का 1000 जी हाँ, $1000 सालाना जी होगा हाँ, ये। जी हाँ, हाँ। हाँ। सालाना। यानी यानी कि करीब आप यानी करीब 87,000 रुपए सालाना इनकम है। 87,000 88,000 87,000। 100 करोड़ लोगों का ये हाल है और उसके बारे में उन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि ये जो लोग हैं ये अनमोनेटाइजेबल हैं। ओ। इनको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते यानी कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, इनको आप कुछ नहीं बेच सकते। मतलब ये कुछ अनमोने खरीदने की हालत में ही नहीं है, ये बेचारे किसी तरह से जिंदा हैं, किसी तरह जी से हाँ, 2 रोटी सुबह शाम जुटाने में इनका जीवन निकल जाता है। भाई 100 करोड़ 87,000 लोगों का ये हाल। 87,000 रुपए साल में आप क्या करेंगे? इसका मतलब आपकी वही जो वही 7-8 हजार रुपए महीने में क्या करेगा कोई परिवार 4-5 आदमी का। बस, ये तो घर की बस बात हो रही है जी। 7-8 हज़ार रुपए ये जो इनकम पर कैपिटा उन्होंने बताई है तो ये है। अब दूसरा जो है वो कहते हैं एक इंडिया है जो कि मेक्सिको की तरह है, जो कि 3 करोड़ हाउसहोल्ड है और उसमें $15,000 से ज़्यादा है। मैं आपको मतलब यहाँ ये पे ये सिर्फ बताया
मतलब ये सिर्फ बाजार हमारा कुल 3 करोड़ हाउस होल्ड का है। 140 करोड़ जो हम बताते हैं वो फर्जी आंकड़ा है। बिल्कुल। और जी। ये इस बात से साबित होता है कि अगला वो बताते हैं कि एस्पिरेंट क्लास जो है वो हम्म। 7 करोड़ के आसपास है। तो 3 करोड़ जो है जिनके पास में खाने-पीने को है और 7 हाँ, करोड़ जो है जो एस्पिरेंट हैं, जो यानी कि जो चाहते हैं कि चाहते वो उसमें से हो जाए। हैं उसमें से हो जाए। तो जी। कुल ये 10 करोड़ और ये फिगर मैं बहुत दिनों से ट्रेस कर रहा हूँ और ये वही फिगर है जितने की इस मुल्क में इस समय क्रेडिट कार्ड है। ये वही ओ। फिगर ये वही फिगर है जितने की इस मुल्क में इस समय डीमैट अकाउंट्स हैं। ओ। ये वही फिगर है। और ये ओ। लौट फिर के फिगर वहीं पे आ जाती है कि 10 करोड़ जो हैं वो लोग हैं और उन 10 करोड़ में से भी सुन लीजिए कि अब कुछ लोगों के पास में 2-2 क्रेडिट कार्ड भी हैं, तो इसको आप और कम कर लीजिए 10 करोड़ से। ओ। तो ये आपको 6 करोड़ के आसपास है कि 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट हैं, जो कि उपभोक्ता हैं, जो कि अपना ज़ोमैटो पे ऑर्डर करते हैं, जो कि मॉल जाते हैं, जिनके पास में कुछ पैसे हैं। अब तो ये भी हाल है कि मॉल लोग सिर्फ़ जो सोशल मीडिया पे हवा बनाते हैं, जो हाँ, सोशल जो मीडिया सोशल पे मीडिया हवा बनाते हैं। बिल्कुल, ये वही लोग हैं और ये जो फ़िगर जो उन्होंने निकाली है, ये सारी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सबको कर के तब उन्होंने ये फ़िगर जो है, वो उसमें से निकाली। तो ये लोग हैं, बहुत ये बहुत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। जी। और मैं आपको बता दूँ, अब इन लोगों का हाल क्या है? 1 मिनट रुकिए क्योंकि मैं उसी पर बात कर रहा हूँ आपसे जिस कंप्यूटर में मेरे सारे के सारे आंकड़े छुपे हुए हैं। जी, जी, जी। 1 मिनट अ, ये लीजिए। क्योंकि वो आंकड़े आपको बताना ज़रूरी इसलिए है कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं, वो एक हमारा बड़ा घिसा-पिटा सा एक वो हो गया है कि हर एक चीज़ जो है वो बल्ले-बल्ले है और इसमें हाँ, अब आपको मैं बताऊँ कि हालात वास्तव में क्या है? हालात ये हैं कि 2017 से लेकर के अब तक जो लोन हैं, पर्सनल हुँ, लोन, ये हाउस इसमें से हाउसिंग लोन हटा दीजिए, जो पर्सनल हुँ, लोग हुँ। लोन लेते हैं चीज़ें खरीदने के लिए हाँ, हाँ, छोटे बच्चों की लोन पढ़ाई के लिए, शादी-ब्याह 25-50 के लिए। हज़ार, 1-2 लाख, 5 लाख तक। जी। हाँ, हाँ, तो ये लोन हैं, ये 1.5 ट्रिलियन यानी कि 1.5 लाख करोड़ से बढ़ के 9 लाख करोड़ हो गए। 17 से ओह! 1.5 लाख करोड़ से बढ़ के ये 9 लाख करोड़ हो गए हैं। इसमें भी हुँ, अब देखिए आप, अब ये नहीं है कि हुँ, वही लोग ले रहे हैं। इसमें हुँ, जो संख्या है, हुँ। लोगों की जो संख्या है वो 64 लाख से बढ़ कर के 1 करोड़ 38 लाख हो गई है, यानी दुगनी हो गई। ओह हो! हो! और इसमें भी आप अगर आगे देखें, तो जो वो लोन ले रहे हैं 88% जो लोन हैं, वो 1 लाख रुपए से कम के हैं। तो अच्छा। जो ये आरबीआई वाले बात करते हैं कि लोन ले रहे हैं, उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उससे बिज़नेस बढ़ेगा, नहीं। ये वो लोन है जो गरीब आदमी जो है, अपने बच्चे की फीस देने के लिए ले रहा है, वो बिजली का बिल मोटरसाइकिल देने के लिए ले रहा है, कुछ और चीज़ों को देने के बिल्कुल, लिए किसी तरह से कर्ज़ लेके कर्ज़दार हो रहा है। कर्ज़ लेके कर्ज़दार हो रहा है और ये संख्या जो है वो दुगनी हो गई है, पिछले 10 साल में और जो लोन है, वो 6 गुना हो गया है। तो ये जो हालात है, तो ये इसके पीछे सारे के सारे अब फाइनेंस वाले पड़े हुए हैं। फाइनेंशियल बड़ी-बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो खड़ा हुआ है। वो कह रहा है, "अरे! ये तो बहुत बढ़िया बात है। लुक एट द लोन बुक ऑफ इंडिया, इट्स इंक्रीजिंग।" तो उसमें नए-नए ऐप आ रहे हैं, जो आपको लोन दे रहे हैं, जिसमें कि बैंक जो हैं, वो फाइनेंस कर रहे हैं। वो इसलिए खुश हैं, जैसे कि एक अस्पताल का मालिक खुश हो कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। ओह! इस तरह से हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो बहुत खुश है ये देख कर के कि लोन जो हैं, वो बढ़ भी रहे हैं और जो लोग लोन ले रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। हालात ये हुए हैं अब इस समय कि जो एनपीए है क्रेडिट कार्ड पर, उसकी दर बढ़ने लगी। ओह! कि जो लोग लोगों ने लोन ले तो रहे हैं लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। अमेज़न से जाकर के आपने ये खरीद लिया, वहाँ से ये खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड पर ये कर लिया, वो एनपीए जो क्रेडिट कार्ड की जो दर है, वो बढ़ने लगी। तो इस समय आपने शुरुआत में पूछा था कि हिंदुस्तान के क्या हाल हैं इकोनॉमी के, तो इकोनॉमी के ये हाल हैं कि नंगा धोएगा क्या, बिछाएगा क्या और खाएगा क्या?
हम उस हालात में पहुंच रहे हैं और इसीलिए जो विकसित भारत और वगैरह वगैरह के नारे हैं वो आपको लगा हुआ वो खत्म हो गए हैं और ये नारे जो हैं अब हट करके कुंभ में चले गए हैं डुबकी लेने। हुँ। क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब विकसित विकसित 47 तक छोड़ दो इसको, विकसित भारत वो कर दो, क्योंकि वो सब खत्म हो रहा है और अब वास्तव में जो है जो असली चीज़ है उसके ऊपर आइए। दिल्ली शहर का आपने चुनाव जीता तो पूरे दिल्ली शहर में पोस्टर लगे हुए थे जय श्री राम के और जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएँगे। ये कई मतलब कई जगह ये बताया भी जब एनालिसिस हो रही थी, तो वो अब चेंज होने लगा है पूरा-पूरा नैरेटिव क्योंकि आपको मालूम है कि हालत जो है देश की वो बहुत खराब है। आरबीआई साहब के जो आपके गवर्नर साहब हैं उनको बुलाया गया है प्रधानमंत्री के दफ्तर में कि भाई उसे आप ठोक-पीट के ठीक-ठाक कीजिए। तो ये देश की इस समय आर्थिक स्थिति है। अच्छा, आप तो चूँकि आंकड़ों पर हमेशा नज़र रखते हैं और टिप्पणी भी करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट जो था, उसमें इन्होंने सर्विसेज़ को जोड़ के साइज़ बता दी कि ये तो 700 बिलियन हो गया। एक्सपोर्ट जो मर्केंडाइज़ एक्सपोर्ट है, उसमें तो हुँ। कोई ग्रोथ हो नहीं रही है। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि एकदम स्लगिश है? मैन्युफैक्चरिंग माइनस में हुई है। हमारा जो पढ़ा-लिखा हिस्सा है, वो नौकरी माँगने जा रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का शिकार है। स्त्रियों का रोज़गार का दर घटा है। ये सब आंकड़े क्यों पैदा हो रहे हैं? ये इसलिए पैदा हो रहे हैं कि आप कोई नई चीज़ है वो उसे आप पैदा नहीं कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान में जो नई चीज़ों की आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, हम क्या बोलते हैं नेशनल हाइवेज़ बना रहे हैं, इतने हज़ार बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं। अब मज़े की बात इसमें ये है कि अगर आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, तो अब आप उस हाईवे को बनाने के लिए ठेका ऐसी कंपनी को दे रहे हैं, जो सारी की सारी मशीनरी बाहर से मँगा रही है। तो उसका फ़ायदा उन लोगों को नहीं पड़ रहा जो हाईवे के दोनों तरफ रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पहले जो इस बार लोग जो हैं पत्थर मार रहे हैं रेलगाड़ियों को जी, जी, जी। और अब वो सिलसिला जो है वो हाईवेज़ पर भी शुरू हो गया है। ओह! लोग पत्थर मार रहे हैं क्योंकि ये वो तबका है उसको मालूम है में कहीं आपका ऐसा नेट नहीं होता है कि गाड़ी जा रही है और आप उसे पत्थर मार रहे हैं। ऐसा कहीं पर संभव नहीं है, सिर्फ़ हमारे मुल्क में ये संभव है। तो तो ये एक चीज़ हो गई। ये एक महिलाओं का जहाँ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। महिलाओं की जी। आपने बात की, महिलाओं के आंकड़े आपको मालूम है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इतना बुरा उसका हाल है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और लिस्ट आती है एडीआर की, उसमें आपको मालूम पड़ जाता है कितने लोगों के खिलाफ महिलाओं को प्रताड़ित करने के कितने केसेज़ हैं, उनको मालाएँ पहनाई जा रही हैं। रेप के जो सज़ा याफ्ता लोग हैं, वो छूट के आ रहे हैं, उनको मालाएँ पहनाई जा रही हैं, तो ज़ाहिर है कि महिलाएँ जो हैं, अब वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा उनका हिस्सा जो है वो जो वर्कफ़ोर्स है उसके अंदर। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप कहते हैं 28% इस समय ग्रेजुएट के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है 28% और वो इसलिए है कि आपने जो आपने बात की, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ढंग से पैसा नहीं लगा पाए हैं क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि यूपीआई का वो दिखा करके हम कहेंगे कि हमारी सर्विसेज़ बहुत बढ़िया हैं। सर्विसेज़ एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़िया हैं। एक लेकिन सारे सर्विसेज़ 60% ऑफ हमारे सर्विसेज़ एक्सपोर्ट अमेरिका को जाते हैं। ये सारी इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस ये बड़ी-बड़ी सारी जो कंपनी हैं, कॉग्निजेंट ये सब स 60% इनका जो पैसा है वो अमेरिका से आ रहा है। एक नज़र उसने हटा दी वहाँ पर हाँ। डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो आपका पूरा सेक्टर जो है ये वाइप आउट हो जाएगा। पिछले सितंबर से लेके अब तक मार्केट में 88% जो आपके स्टॉक हैं, वो 25 से 80% नीचे चले हैं। सिर्फ इस चक्कर में सितंबर में वहाँ चुनाव मालूम पड़ गया था कि जीतने वाले हैं ये। ये आपके स्टॉक नीचे चले गए हैं। हुँ। अभी थोड़े दिनों में लोग त्राही-त्राही करने लगेंगे क्योंकि जितने आप ऐप के ऊपर जो ये हमारा जो है हाईएस्ट एफएनओ इंडिया में होता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है स्टॉक्स की वो इंडिया में होती है। ये आप वो कह रहे हैं। ये सब अभी आपको जूता लेके मारेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मार्केट जो है अब ऐसे ऊपर जाने वाला नहीं है। और ये हालत जो है वो लगातार खराब हो रहे हैं और इसीलिए जो नैरेटिव जो है वो हट करके विकास और इससे अब वो जो है वो डुबकी लगा रहा है कुंभ।
क्योंकि वही चीज़ है जो कि पॉलिटिकली आपको एक लामबंद करके 80% लोगों को एक छतरी के नीचे ला सकती है, उससे आप वोट पा सकते हैं। ये इस समय हालात हैं देश के। अच्छा, एक बात बहुत आती है कि हमारे देश पे कर्ज बढ़ रहा है और ये जीडीपी के बरक्स, ये जो दूरी है दोनों के गैप में, ये बहुत श्रिंक होके करीब आ गया है। उसके लिए तर्क ये दिया जाता है दूसरी तरफ से कि भाई, जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, चीन है, यूरोप के बहुत से देश, उनमें ये हमसे बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा दर्शकों को ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि ये बात जब उनके पास जाती है कि जब मनमोहन सिंह साहब थे तो उस समय भारत पर जो कर्ज था वो जीडीपी के बरक्स कितना था, संख्या में कितना था, अब जब उसका 4 गुने से ज्यादा, 4 गुने के हो गया, आसपास हो गया है, बिल्कुल। पचपन देखिए, हजार कर्ज़ का था तो तो अब बड़ा शायद। सिंपल है। कर्ज़ का तो बड़ा सिंपल है। कर्ज़ ना इंडिविजुअल के लिए अच्छा है और ना वो देश के लिए अच्छा है। आप कहते हैं जापान, जापान पे बड़ा कर्ज है। जापान पिछले 20 साल से 2% उनकी जो है ग्रोथ चल रही है, लेकिन उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि आप समझिए कि नॉर्वे में इस समय ये हाल है। हम कहते हैं ना कर्ज ले रहे हैं। नॉर्वे देख लीजिए, नॉर्वे के पास में कोई 112% उनका अब कर्ज है जीडीपी का। लेकिन नॉर्वे के पास में इस समय जो नॉर्वेजियन कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ का जो पेंशन फंड है, वो इतना बड़ा है कि पर पर्सन $2,40,000 पर कैपिटा उनके पास में उनकी जेब में पड़ा हुआ है। ओह। यही हाल जापान का है। तो आप हाँ। उस स्थिति पे तो पहुँचे नहीं हैं कि आपके पास में इतनी बड़ी कोई आपकी जेब में पैसे हैं नहीं, आपके पास में एसेट नहीं है। आप कह रहे हैं साहब कर्ज में हम उनके साथ पहुँच जाएँगे। ऐसा कैसे संभव है? आप जापान चले जाइए, सड़कों को देखिए, हिंदुस्तान आइए, सड़कों को देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा। तो ये जो कर्ज लेने वाली जो बात है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कर्ज किसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो आम आदमी के लिए अच्छा नहीं है, भाई प्रेमचंद का आपने सुना होगा ना, महाजन, महाजनी सभ्यता। जी जी। ये महाजनी सभ्यता का हाल है कि वहां पर महाजन जो हुआ करता था वो गांव वालों का खून चूसा करता था। अब उस महाजन की जगह ऐप आ गए हैं, बैंक्स आ गए हैं और वो खून चूस रहे हैं। ये जो कर्ज लेने वाली बात है उसमें वो है। मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ, 5 मिनट का मेरे पास समय बचा है जी। और हाँ, कंप्यूटर तो जो है वो डाउन हो मैं, गया। नहीं नहीं, मैं बस पूछ लेता हूँ कि ये फिस्कल की जो पोजीशन ये बार बार आती है, तो ये फिस्कल कंट्रोल फिर कैसे हो रहा है, या आंकड़ों में कुछ बाजीगरी हो रही है, या ये चीजें उनको बताने का तरीका गलत है? नहीं देखिए, फिस्कल कंट्रोल का तो बड़ा सिंपल है कि आपने एक चीज़ का जो पैसा आपकी जेब में है वो निकाल के इसमें डाल दिया, तो वो हो गया फिस्कल ठीक-ठाक। तो जब बजट जो हमारा आता है और बजट बनाया जाता है कि इतना खर्चा इसमें है और उतना खर्चा उसमें है, उसमें आप ट्वीक कर देते हैं कि हमारे पास जो असट है, हम इसको भी जोड़ देते हैं। ये वही बात है, जैसे यूपीआई में एक बैंक से पैसा जो है दूसरे बैंक में जा रहा है, फिर वो तीसरे बैंक में जा रहा है और फिर वो आपके अकाउंट में आ रहा है। आप उसको 3 बार जोड़ रहे हैं। ओह। और इसलिए हाँ, और इसलिए आप कह रहे हैं कि अरे साहब यूपीआई जो है इतने बिलियन, जब इतने बिलियन डॉलर का यूपीआई है, तो आपकी जीडीपी जो है उतने बिलियन डॉलर की क्यों नहीं है? ठीक बात है। तो आपने एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में पैसे डालने को आप कहते हैं कि हमारी असेट बढ़ गई। तो ये जो फिस्कल बाजीगरी है, ये इसी के अंतर्गत आती है कि आपने एक हेड का पैसा निकाला, दूसरे में डाल दिया और बोला सब ठीक हो गया। इस समय इस बजट में सबसे खराब बात ये है कि हमारा जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था, वो कम हो रहा है। वो इस समय हमारा जो फॉर्मेशन है वो 2016 से भी कम है अच्छा, और मैं एक और क्योंकि सरल सवाल पूछ लूं, चूंकि दर्शक इस तरह के सवाल हम लोगों से पूछते हैं और वो ठीक भी है उनकी अपनी जानकारी के लिए। रुपया कहाँ कितनी जल्दी जाने वाला है? क्योंकि लोग बहुत देखिए डरे हुए हैं। डॉलर रुपये का जो चेंज हो रहा है, बीच बीच में रिजर्व बैंक पैसा डाल के उसको रोक तो रहा है, लेकिन ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है आप लोगों की सरकार के जमाने से, और इस जमाने में तो ऑलरेडी 30-35% का फर्क साफ साफ है। तो अब 50% बस। ये आपको क्या लग रहा है, ये रिजर्व बैंक पैसा डाल डाल के कितने दिन कितना रोक पाएगा इस देखिए हाल में, जो हाल आपने बताया? रिजर्व बैंक जो है ये बैसाखी लगा रहा है रुपयों को डॉलर खरीद करके और ये इनको नहीं मालूम है कि कल को अगर ट्रेड में प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर उनके पास में पैसा नहीं होगा। ये जो हम 600 बिलियन डॉलर की बात करते हैं कि हमारा ये सरप्लस है और हमारे पास में है, ये नहीं है, ये सब हवा में है। ये वो पैसा है जो कि कंपनियां एक दूसरे को दे रही हैं। जो बड़ी कंपनियां जो हैं जैसे गूगल वाला है वो हमको देगा आगे चल के, ये जिनसे हमें फायदा होगा, ये सब उसको मिला करके है और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है
जो हमारा सरप्लस है, डॉलर फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस, ये उन मेहनतकश लोगों का है जो कि बिल्कुल। वहाँ मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। काम इस रेमिटेंस का सरकार पैसा से है ज़्यादा हमारा, हाँ, ईमानी, हमारी आय का। बिल्कुल, आप मैं भी ये बताता कि रेमिटेंस का पैसा है, ये मजदूर बेचारे वहां ऊंट 100 चरा के पैसा वो भेज रहे हैं। हाँ, 100 जी, 100 मिलियन डॉलर हर महीना वो आदमी वहाँ से गरीब अपने घर के लिए भेज रहा है, घर और चलाने के लिए उसको भेज हम रहा कह रहे है। हैं कि ये जी, हमारी नेशनल एसेट है। जी, ये ये बिल्कुल ये गलत बात है, ठीक नहीं है। रुपये का तो बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँगा, जल्दी से बताता हूँ कि रुपए में ये होने वाला है कि बहुत जल्दी सरकार के जो तमाम लोग हैं और जो सरकार के जो अर्थशास्त्री हैं, वो ये कहने वाले हैं, दलीलें देने वाले हैं कि डॉलर जो है वो ₹100 के बराबर होना चाहिए और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप देखे जाइए। अच्छा, नीति अच्छा, आयोग के सीईओ ने अब ये कहा है, कल ही कहा है कि इंडिया के टैरिफ अगर हम कम कर देते हैं तो उसका हमें आगे चल के फ़ायदा होगा। ओह! क्योंकि आपके पास में अब कोई चारा नहीं है। इसलिए ओह! आप देखे जाइए कि रुपया जो डॉलर है वो ₹100 का होगा, इसके फ़ायदे लोग आपको गिनाने लगेंगे बहुत जल्दी। इससे ये फ़ायदा होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स चीप हो जाएँगे, हम चाइना को टक्कर देंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। वो आप भूल जाइए, क्योंकि चाइना के पास में जो उन्होंने पैसा कैपिटल इन्वेस्ट किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका तो हमने 10% भी अभी नहीं किया है। और चाहते हम ये कि हम चाइना से जो है वो टक्कर ले लें, वो हम नहीं कर सकते। वो हम हमारे बस का इस समय जिस तरह के हालात हैं, वो बिल्कुल नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वो बताऊँ मैं आपको, वो ये है कि हमने अपने नौजवान लोगों के लिए रोज़गार जो है वो नहीं बनाए हैं। हमारी वोकेशनल स्टडीज़ अभी भी पीछे हैं। हर एक ब ब लड़का और लड़की जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उसमें से 28, 100 में से 28 जो है उनके पास नौकरी नहीं है। तो हम वो नहीं कर पाए हैं। 2 बड़ी चीज़ें कि हम पढ़ा नहीं पाए हैं और उसके बाद में हम तैयार नहीं कर पाए हैं। उसके बाद में ये बात आएगी कि उनके लिए हम फैक्ट्रियाँ खोल पा रहे हैं या नहीं खोल पा रहे हैं। आपने पूरा प्रधानमंत्री जो है वो क्रिएटर इकोनॉमी की बात करते हैं। रील बनाइए जी। अब वो पकौड़े से ऊपर आ गए हैं थोड़ा-सा। तो अब वो कह रहे हैं कि रील बना करके आप जो है वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी, लोगों को बुला रहे हैं, उनसे मीटिंग्स हो रहे हैं। वो उसका पैसा आपके पास नहीं आता क्रिएटर इकोनॉमी का। गूगल के सीईओ ने कहा है कि ये रील बनाना गरीब देशों के लिए बहुत बड़ा रोज़गार का साधन है। आप पढ़िए, नील मोहन बताइए, हिंदुस्तानी, उन्होंने कितना अपने शर्मनाक है, एनुअल उसमें कहा कितना है। शर्मनाक, कितना शर्मनाक है कि इस ये तरह की हम बात करें। बिल्कुल। और उनकी ये पॉलिसी है कि दुनिया भर से रील बनवाओ और बोलो कि हम रोज़गार आपको दे रहे हैं रील बनाने के लिए, और हम बहुत बढ़िया आदमी हैं। हम देखिए दुनिया भर को हम रोज़गार दे रहे हैं रील बनाने के लिए। और उससे ओह! बड़ी, रील बनाने से बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि गैर आर्थिक चीज़ कोई नहीं। सही बात उससे है। सिर्फ ये कोई आर्थिक गतिविधि है नहीं। जी। उससे सिर्फ टेलीकॉम कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि लोग डाउनलोड कर रहे हैं और रील देख रहे हैं। उससे सिर्फ जो ये थोड़ी-सी जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, इनका फ़ायदा हो रहा है और किसी का कुछ फ़ायदा नहीं। नहीं, समाज तहस-नहस हो रहा है उससे। समझते चूँकि हैं। फिर उसमें बिल्कुल, एक्सट्रीम जा रहा है, वो सेक्स और वो सब बेचने पे आ गया है, और बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। बेशर्मी की फिर लड़ाई हो रही है, फिर वो सब हो रहा है जिस पे आप बातें करते हैं। यार पंकज, आपसे बात आज खत्म नहीं हुई, फिर करना होगा। चूँकि आज तो बस शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत में ही इतना कुछ है कि दर्शक, मुझे लगता है कि देखने के बाद कहेंगे कि बात पूरी करिए। तो एक बार फिर आपको हमें समय देना होगा। ठीक, बहुत-बहुत हम धन्यवाद। एक-एक करके उठा लेते हैं, आप कहिए जब भी आपके पास टाइम हो, एक-एक करके उठा लेते हैं। एक दिन रोज़गार की बात करते हैं, एक दिन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, एक दिन चाइना ठीक, की बात करते हैं। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, पूरी एक बहस इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत कर ज़रूरी सकते है हैं। लोगों को तो बचाने के लिए। मैंने जो सवाल सोच रखे थे वो सब वहीं रह गए, चूँकि जो बात हुई इतनी रोचक थी, और आज मुझे लगता है दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। तो हम बिल्कुल इसको तय करके हफ्ते में एक बार तो कम से कम आपका समय ले ही लिया करेंगे। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद पंकज, मज़ा आ गया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.